तो चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका है अंतःप्रद्रव्य जालिका। सातवां आपका क्या है? अंतःप्रद्रव्य जालिका, जिसे कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यस, अब देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? यह कोशिका का कंकाल का कार्य करता है एक तरह से। ये ना उसको बना के रखता है, इसको सुदृढ़ बनाता है, मजबूत बनाता है। जैसे अगर हम बात करें कि एक मनुष्य के शरीर को कौन मजबूत बनाता है, तो वो हड्डी। तो मनुष्य के शरीर का कंकाल काम कौन करता है? हड्डियां करती है ना। अब एक घर में कंकाल कौन करता है? जो पिलर खड़े होते हैं वो घर को बांध के रखता है कि नहीं, कंकाल कार्य करता है ना। उसी प्रकार से अगर हम बात करें तो इस कोशिका में, इस कोशिका के अंदर कंकाल कार्य कौन करता है? तो ये आपका है अंतःप्रद्रव्य जालिका। ये क्या है? अंतःप्रद्रव्य जालिका। ये पकड़ के रखता है सबको कि इधर उधर मत हिलो, ठीक है ना, हिलने नहीं देता है। तो क्या कहते हैं इसे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह कंकाल कार्य करता है, मतलब इसको बना के रखता है, हिलने डुलने नहीं देता है। बाकी यह क्या करता है? आंतरिक सहायता प्रदान करता है। अगर यह हड्डी ना रहे तो आपको क्या करेगा? चोट लगेगा ना। तो ये क्या करता है? इसको आंतरिक सहायता प्रदान करता है, हड्डी आपको, ठीक है ना। इसके अंदर की जो है अंतःप्रद्रव्य जालिका, यह उसके अंदर क्या करता है? आंतरिक सहायता प्रदान करता है। अगर वही बात करें तो ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। देखिए कौन कौन होता है वो दो प्रकार। हमने कहा ER ना, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो ये दो प्रकार होता है। एक होता है देखो स्मूथ ER। क्या होता है? स्मूथ ER। और एक होता है, क्या होता है? रफ ER। देखो ये आपका है, ये आपका क्या है? ये आपका क्या है? आपका अंतःप्रद्रव्य जालिका मानते हैं ये, ठीक ना। अब ये देखो क्या है? ये है होता है जो रफ होता है, यानी खुदरा होता है। रफ कैसा होता है? खुदरा होता है। लेकिन स्मूथ क्या होता है? स्मूथ एकदम चिकना होता है, वसीय होता है, ठीक है, चमकता है एकदम। तो ये हमारा होता है रफ ER होता है। और ये होता है हमारा, ये हमारा होता है स्मूथ ER। और ये होता है रफ ER, ठीक है। यानी खुदरा ER ये होता है इधर वाला साइड, और स्मूथ ER ये। अब देखो इसमें स्मूथ ER क्या करता है? स्मूथ ER करता है वसा का निर्माण। तो पूछेगा कि इस कोशिका में वसा का निर्माण कहाँ होता है? तो ये होता है अंतःप्रद्रव्य जालिका के स्मूथ ER में होता है। समझ आया? और यही पूछेगा आपसे कि जो रफ ER है इसमें क्या होता है? तो इसमें प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है। ये अंतःप्रद्रव्य जालिका प्रोटीन नहीं बनाता है। जो ये खुदरे भाग है ना, देखो ये खुदरे भाग दिखाई दे रहे हैं ना, ये छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं खुदरे भाग ना। तो यही जो खुदरे भाग है ना, इसे कहते हैं राइबोसोम। तो ये जो होता है खुदरा भाग, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? राइबोसोम। तो ये राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। तो ये प्रोटीन क्या करता है ना, ये राइबोसोम ये खुदरे वाले भाग में प्रोटीन बनाता है। तो हम कहते हैं रफ ER, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ जो बनता है प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो आपसे पूछेगा प्रोटीन का निर्माण कहाँ पे होता है? तो वो ER में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। वो कहाँ पे, किस साइड में? तो रफ साइड में होता है। और वसा का कहाँ होता है? तो वो स्मूथ साइड में होता है, स्मूथ ER में, ठीक है। तो समझ में आया कि नहीं? इसका कार्य क्या होता है? यह मतलब क्या करता है? आंतरिक सहायता प्रदान करता है, ठीक है ना। ये दो प्रकार होता है, स्मूथ ER और रफ ER। हमने इसके बारे में अच्छे से बता दिया। तो जो आपका राइबोसोम बनता है, प्रोटीन बनता है, इसे हम राइबोसोम के द्वारा बनता है। तो इसे हम प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट आपका है राइबोसोम। तो अब हम इसको राइबोसोम को थोड़ा डिटेल में बताते हैं, क्योंकि राइबोसोम के कुछ भाग होते हैं, इसको और डिटेल में बताते हैं। तो देखिए राइबोसोम को अभी हमने आपको बताया। राइबोसोम की पहले तो खोज किसने की? ये पैलेडे ने की। किसने खोज की थी? पैलेडे ने खोज की थी। खोज इसकी पैलेडे ने की। और इसमें क्या करते हैं? अभी हमने बताया आपको, क्या बनाता है? ये प्रोटीन की फैक्ट्री होती है। इसलिए क्या करता है? प्रोटीन की फैक्ट्री, यानी ये प्रोटीन का निर्माण करता है। कहाँ पे? ER के रफ साइड में। समझ आ रहा है ना? ER के रफ साइड में। ये भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। चलिए देखिए वो दो प्रकार होता है। एक होता है 70S राइबोसोम, एक होता है 80S राइबोसोम, ठीक है ना। एक होता है 80S राइबोसोम। क्या होता है? एक होता है 70S राइबोसोम, एक होता है 80S राइबोसोम। तो 70S राइबोसोम, 80S राइबोसोम ये किसके प्रकार है?
राइबोसोम के प्रकार है। तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। देखो एस का मतलब होता है सेगमेंटेशन ऑफ कोफिशियंस, सेगमेंटेशन ऑफ कोफिशियंस यानी ये आकार को बताता है। क्या बताता है? आकार को बताता है कि ये कैसा है, बड़ा है, छोटा है, ठीक है ना। तो सेगमेंटेशन का अर्थ होता है कि जब किसी को इसके अंदर के जो पदार्थ, जो जीव होते हैं, इसको जब किसी पानी में डालें तो जो पहले चला जाए यानी वो भारी होगा, यानी कोफिशिएंट उसकी मात्रा, उसकी क्या होगा, उसकी जो होंगे घनत्व होंगे वो बड़े होंगे, तो वो 80 एस राइबोसोम में आ जाएंगे। जो धीरे धीरे जाएंगे वो 70 एस राइबोसोम में चले जाएंगे। अगर आप समझना है तो डायरेक्ट समझ सकते हैं कि 70 एस राइबोसोम में छोटे छोटे होते हैं और 80 एस राइबोसोम में बड़ी बड़ी होते हैं। जिसको हम माइक्रोस्कोप से देखना पड़े वो 80 एस राइबोसोम के होते हैं, और जिसको माइक्रोस्कोप से नहीं, अपने आप माइक्रोस्कोप के द्वारा न देखा जाए उसे हम 80 एस राइबोसोम कहते हैं। तो एस का मतलब होता है सेगमेंटेशन ऑफ कोफिशिएंट। तो राइबोसोम क्या कहते हैं? राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री। इसी खोज किसने की? पैरेडे ने की। ये दो प्रकार होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं आपका लाइसोसोम। लाइसोसोम का बड़ा अच्छा कार्य है इसमें। कोशिका में लाइसोसोम का बहुत ही अच्छा रोल है। इसे तो पहली बात, इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं पाचन फैक्ट्री, पाचन तंत्र ये है, ठीक है ना। ये इसकी खोज किसने की? डी डुबे ने। किसने खोज की इसकी? डी डुबे ने खोज की है इसकी खोज। समझ रहे हैं ना। देखिए अब राइबोसोम का कार्य हमने बताया, ये क्या करता है? सफाई काम करता है, पाचन का काम करता है। तो सेल में पूछेगा सफाई का कार्य, सफाई कर्मी का काम कौन करता है? तो सफाई कर्मी का काम करने के लिए राइबोसोम है, लाइसोसोम है। और पाचन का काम करता है लाइसोसोम। कैसे भी बता रहे हैं। देखिए इसमें एक एंजाइम पाया जाता है। क्या चीज? एक एंजाइम होता है जल अपघटक एंजाइम, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोलाइटिक जल अपघटक एंजाइम। क्या होता है? हाइड्रोलाइटिक जल अपघटक एंजाइम। इसका कार्य सिंपल सा है। इसका कार्य सिंपल सा क्या है? जब देखता है इस कोशिका में लाइसोसोम कि जब कोई कार्य नहीं कर रहा है, जब कोई कार्य नहीं कर रहा तो कहता क्या है कि कार्य करो, नहीं तो हम क्या करेंगे? ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम छिड़क के तुमको खत्म कर देंगे, जला देंगे, ठीक है। तो वो काम करता है, मतलब इसके डर से ही सारे कोशिका क्या करते हैं? कार्य करते हैं। मतलब डर किसका है? लाइसोसोम का है। लाइसोसोम के डर से सारे कोशिका क्या करते हैं? बड़े तेजी से कार्य करते हैं। जब कभी कुछ कोशिका मर जाते हैं तो उसका सफाई का काम भी बेचारा यही करता है। मान लो कभी चोट लग जाए, देखते हैं कहीं चोट लग जाए तो वो काला निशान पड़ जाता है। तो काला निशान पड़ता है उस टाइम पे ये लाइसोसोम बेचारा ये भी मर जाता है। अब जब ये मर गया तो सफाई का काम कौन करेगा? बड़ा दिक्कत हुआ। तो उस टाइम पे जब यहाँ पे निशान ब्लैक डार्क निशान हो जाता है, लाल हो जाता है, तो उस टाइम पे ये लाइसोसोम भी मर जाता है। तो धीरे धीरे वो जब गर्म पानी से आप धुलेंगे तो धीरे धीरे क्या होता है ना कि अगल बगल की जो कोशिकाएं होती हैं, अगल बगल के लाइसोसोम क्या करते हैं? वो क्या करते हैं? अपना हाइड्रोलाइटिक एंजाइम छिड़कने लगते हैं। जब छिड़कने लगेंगे तो वहाँ पे क्या होता है कि धीरे धीरे वहाँ पे कोशिकाएं, नई कोशिकाएं बनना चालू हो जाती हैं। तो फिर वहाँ से वहाँ पे क्या हो जाता है? लाइसोसोम बन जाता है, ठीक है ना। तो सिंपल सा। अब जब कभी ये सब क्या करते हैं? पूरी कोशिकाओं, जो कोशिकाओं में कार्य करना पूरी तरीके से बंद कर देते हैं, तो ये अपने आप को क्या करता है? फाड़ लेता है। अपने आप के अपने पेट को क्या करता है? फाड़ लेता है। उस टाइम के अपने जितना भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है सबको इसके ऊपर छिड़क देता है, और सभी कोशिका क्या करते हैं? मर जाते हैं। सिंपल सा क्या करते हैं? ये लोग मर जाते हैं। और ये मरने के बाद क्या होता है? ये मर जाता है तो हम इसे कहते हैं सुसाइड बैग, यानी कि ये कोशिका का आत्महत्या की थैली। तो पूछेगा आपको कोशिका में आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं लाइसोसोम को। इसे सुसाइड बैग के नाम से जानते हैं। समझ में आया? अब देखिए अगर हम बात करें हमारे कोशिका में बहुत सारे कोशिका, इसका तो सफाई करने के लिए है ये, लेकिन हमारा ब्लड भी तो होता है। अब ब्लड भी तो इसका जीवन काल लगभग 120 दिन होता है। अब ये मर जाता है तो इसका सफाई कौन करेगा? इसका सफाई करने के लिए लाइसोसोम इसमें नहीं होता है। आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल्स में इसमें आरबीसी नहीं, वो लाइसोसोम नहीं होता है, इसलिए इसका एक कब्रगाह होता है। क्या होता है? कब्रगाह, जिसे कहते हैं स्प्लीन। आरबीसी का अगर हम बात करें तो एक कब्रगाह जिसे कहते हैं स्प्लीन, ठीक है ना। स्प्लीन या फिर तिल्ली होता है, ठीक है ना। इसे हम कहते हैं आरबीसी का कब्रगाह। यहाँ पे आके ये बेचारा मर जाता है 120 दिन जब पूरा होता है। तो इसमें क्या होता है? आपका लाइसोसोम नहीं पाया जाता, किसमें? आरबीसी यानी ब्लड में, ठीक है ना। अब हम आगे देखते हैं। देखो
आगे देखते हैं जीव द्रव्य की बात करते हैं। अगर हम किसी बर्तन, किसी एक थैले में कोई सामान रख लेंगे, लेकर जाएंगे, तो आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे, लड़ेंगे कि नहीं? लेकिन उसमें अगर कुछ ऐसा चीज, ऐसा द्रव्य डाल दे जो आपस में सभी कोशिका एक एक जगह अपने जगह पे क्या करे, जम जाए, तो ये लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे। तो यही होता है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य की खोज किसने की? डुजार्डिन ने की। जीव द्रव्य की खोज पूछे तो किसने की? डुजार्डिन ने की। और इसका नाम क्या दिया? प्रोटोप्लाज्म। किसने नाम दिया? तो वो नाम दिया पुरकिंजे ने। तो नामकरण किसने किया? पुरकिंजे। और जीव द्रव्य का खोज किसने की? तो डुजार्डिन ने किया है। समझ में आया? यह एक जल होता है। यह क्या होता है? द्रव्य होता है। जीव द्रव्य कोशिका का जीवन की भौतिक इकाई होती है। पूछेगा कोशिका की भौतिक इकाई क्या है, तो वो है जीव द्रव्य। अगर जीव द्रव्य नहीं है तो कोशिका यानी मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। जीव द्रव्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मनुष्य की कोशिकाओं में, ठीक है ना? तो देखो इसमें लगभग 80% क्या भरा होता है? जल भरा होता है। कितना परसेंट? 80% क्या भरा होता है? जल भरा होता है। अगर इस जल में 1% की भी कमी हुई तो आपको प्यास लगेगी, बहुत तेज से प्यास लगेगी। अगर गलती से इसमें 8 से 10% की कमी हो गई तो इंसान की मृत्यु हो जाती है, समझ लीजिएगा। तो इसलिए ये जीव द्रव्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कोशिका में। यानी 1% कमी हुई तो प्यास लगेगी और 10% कमी हो जाएगी तो इंसान की मृत्यु हो जाएगी, ठीक है? तो एक क्या 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 होता है इसमें? 80% जल होता है जीव द्रव्य में। अब यही जल, अगर यही जल होता है, यही जल अगर कोशिका में रहे यानी सेल में रहे, कहाँ रहे? सेल में रहे, तो इसे कहते हैं, देखो पहले हमने बताया प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म अगर ये सेल में रहे, सेल को हम विज्ञान में साइटो बोले थे, तो सेल में रहे तो हम क्या कहेंगे? तो सेल में रहे तो इसे कहेंगे साइटोप्लाज्म। क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य। अब देखो ये कोशिका द्रव्य में भरा है ना ये जल। अब ये भरा है जल तो अपने अपने जगह पे कोशिका सभी स्थिर है। तो जब कोशिका में रहे तो इसे कहते हैं कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म। अगर यही द्रव्य केंद्रक के अंदर रहे, ये केंद्रक है इसके अंदर रहे, तो इसे कहते हैं, केंद्रक को न्यूक्लियस कहते हैं, तो न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। क्या कहेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि केंद्रिका द्रव्य। क्या कहेंगे? केंद्रिका द्रव्य। समझ में आया? क्या कहेंगे? केंद्रिका द्रव्य। फिर से सुनिए, अगर ये कोशिका में है तो आपको कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म, अगर ये केंद्रक में है तो केंद्रिका द्रव्य यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक ना? समझ में आया जीव द्रव्य के बारे में? यह जीवन की भौतिक इकाई, कोशिका के जीवन की भौतिक इकाई है। आगे देखते हैं, लास्ट आपका केंद्रक है। केंद्रक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है? जिस प्रकार से आपका कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू होता है, वैसे ही सेल का मस्तिष्क कौन होता है? ये केंद्रक। यानी ये मस्तिष्क होता है, पूरा एकदम देखभाल अच्छे से करता है, देखता है कौन कार्य नहीं कर रहा है। जैसे कोई कार्य नहीं करेगा तुरंत लाइसोसोम को बोलेगा देखो ये कार्य नहीं कर रहा है, तुरंत ये क्या करेगा? अपना लाइसोजाइमिक एंजाइम क्या करेगा? छेद देगा उस पर। तो ये क्या करता है? ये है नियंत्रक केंद्र। क्या कहते हैं इसे? नियंत्रक केंद्र यानी कोशिका का ब्रेन। कोशिका का ब्रेन, ठीक है? ब्रेन ऑफ सेल, ठीक है ना? जैसे हमने बताया कंप्यूटर में जो होता है आपका सीपीयू काम करता है ब्रेन का ना, वैसे ये क्या करता है? कोशिका का ब्रेन होता है जो सबको देखता है, अच्छे से जो करते हैं ना, तुरंत बताता है इसको, लाइसोसोम को। समझ रहे हैं? तो इसे कहते हैं कोशिका का ब्रेन। अब देखो इसमें क्या होता है? 80% प्रोटीन होता है। तो पूछेगा आपसे केंद्रक में प्रोटीन का परसेंट कितना होता है? तो केंद्रक में 80% क्या होता है? प्रोटीन होता है। और 10% क्या होता है? डीएनए होता है। इसमें डीएनए और आरएनए दोनों होता है, ठीक है ना? 10% क्या होता है? डीएनए होता है। कोशिका में दो ही जगह डीएनए पाया जाता है। एक पाया जाता है आपका केंद्रक में, एक होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक में डीएनए पाया जाता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ये जीन होता है जो अनुवांशिकी लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये पहुंचाने का कार्य करता है। तो हमने केंद्रक के बारे में बता दिया। तो जितने भी आपको आज हमने सेल है, सेल के अंदर जितनी भी प्रक्रियाएं हैं कोशिकाओं की, सबके बारे में बड़ी विधिवत तरीके से बताया है। बस यही आपका पूरा है। जैसा भी आपको वीडियो लगा होगा आप जरूर बताइएगा। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको अच्छे से अच्छे समझाने के लिए।
बस आपका एक ही कार्य रहेगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेहनत करते रहे, क्योंकि मेहनत से ही सफलता मिलती है। कहते हैं ना, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूं थक कर ना बैठ ऐ पथ के मुसाफिर, एक दिन मंजिल भी मिलेगी और मंजिल का मजा भी आएगा। ठीक है, तो बस मेहनत करते रहिए, मेहनत करते रहिए, एक दिन वो जरूर आएगा वो दिन जिस दिन आपको नहीं, वो आपका मेहनत बताएगी कि नहीं हाँ आपने किया क्या है। ठीक है, तो बस आप बता दीजिए, आपकी कमेंट में आप लिख के जरूर बताइएगा कैसा आपको वीडियो लगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।